हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांगन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज़, जिसका सिविक्स का हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे। इसके 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका 3rd पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स पे काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, तो अब इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। हमें एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता क्या है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है हमारी डेमोक्रेसी में। अब बात कर लेते हैं वोटर एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन की। हु कैन वोट? वोट कौन डाल सकता है? देखो, हर एक पर्सन जो कि आपका 18 और ओल्डर हैज़ द राइट टू वोट, यानी कि 18 हो या फिर 18 प्लस हो, वो आपका वोट डाल सकता है। ओनली रेयर सिचुएशन डिनाई दिस राइट। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें उसके राइट को डिनाई किया जाता है। तो हम लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। The government maintain updated voters list with names added as citizen reach voting age and remove for those who move or pass away. गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल, मतलब हर साल नहीं, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उससे पहले एक लिस्ट निकालती है। जो जिन भी लोगों के वोटर आईडी कार्ड होते हैं उनको जो है लिस्ट में उसके उनके नाम आते हैं और वही लोग वोट डाल सकते हैं। अब इसमें से जो लोग मतलब कहीं मूव कर जाते हैं, मान लो आप इंडिया से कहीं दूर मूव कर गए, कनाडा मूव कर गए, या फिर जो लोग पास अवे यानी उनकी जिनकी डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट उनको निकाल देती है और अगर नए नाम होते हैं तो उनको ऐड कर लेती है और फिर वही लोग वोट डाल सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट रिवीजन ओकर एवरी 5 years टू इंश्योर एक्यूरेसी। और ये जो है एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो हर 5 साल में जो है चेक की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वोटर आईडी कार्ड होता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको हम वोटर आईडी कार्ड या फिर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। ये एक नया सिस्टम प्रोवाइड फोटो आईडी कार्ड टू ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स व्हाइल नॉट येट मैंडेटरी। वोटर्स मस्ट शो आइडेंटिफिकेशन, एपिक राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस टू प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, तो ये जो होता है ये एक नया वो निकाला गया है, वोटर मस्ट शो आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो वोटर होता है उसको अपना आइडेंटिफिकेशन शो करना होता है। या तो वो EPIC यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे, राशन कार्ड दिखा दे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दे। ठीक है, ताकि प्रिवेंट यानी जो फ्रॉड है उसको रोका जा सके। अब बात करते हैं कैंडिडेट नॉमिनेशन प्रोसेस की। जो हमारा कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? एनी वोटर्स कैन कंटेस्ट इलेक्शन, मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। एक्सट्रीम क्रिमिनल केसेस में रिस्ट्रिक्टेड एलिजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। Filling nomination, candidate complete nomination form and pay security deposit. Political parties nominee candidate who receive party symbols and support the party ticket. अब उसे क्या करना होता है? उसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होती है, मतलब ये प्रोसेस होता है पूरा, और एक अपना पार्टी का सिंबल जो है वो लेना होता है और पार्टी जो है फिर उसको टिकट दे देती है। जैसे कांग्रेस का सिंबल है हाथ, ये तो बहुत ऊपर चली गई कांग्रेस की, ये तो एक मतलब बहुत इनिशियली 1% से स्टार्ट है। कांग्रेस वगैरह तो काफ़ी बड़ी पार्टीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा लीगल डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेट्स डिस्क्लोजर ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड पब्लिक फॉर वोटर्स अवेयरनेस। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंडेट कर देती है आपके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब आप, जाहिर सी बात है, आप जब इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करोगे तो आपके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास एसेट्स, आपकी क्या संपत्तियां हैं, आपके पर क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सब लोगों को पब्लिक फॉर वोटर अवेयरनेस, यानी कि लोगों को पता होनी चाहिए अवेयरनेस के लिए। वाई नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? अब एक चीज़ है,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मतलब इसमें ज़्यादा मान्यता क्यों नहीं दी गई है? देखो, अगर हम बात करें रेलेवेंस टू रोल, तो बीइंग एन एमएलए और एमपी रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग पीपल्स कंसर्न एंड रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट, नॉट एकेडमिक डिग्रीज। वोटर्स एग्जामिन दिस एबिलिटी एवरी 5 years। आपने देखा होगा पॉलिटिकल लीडर्स में आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वही इसमें सवाल है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इतनी मान्यता क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि देखो, आप जो है जब रिप्रेजेंट करते हो तो आप अपने कंसर्न को दिखाते हो। उसके लिए एकेडमिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। वोटर एग्जामिन दिस एज एबिलिटी एवरी 5 years, ठीक है। हर 5 साल में जो है ये लोग चेंज होते हैं क्योंकि उनका कंसर्न इंपॉर्टेंट होता है। Democratic choice, citizens should decide how much importance to give educational qualification when selecting representatives। तो जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आप मतलब लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वैल्यू तो है जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये एक डेमोक्रेटिक चॉइस है। दूसरा, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट वुड डिस्क्वालीफाई ओवर 90% ऑफ सिटीजन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, कॉन्ट्राडिक्टिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट वुड डिस्क्वालीफाई, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 90% ऑफ सिटीजन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। अब हमारा इलेक्टोरल सिस्टम प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये कहती है कि एवरीवन 18 ईयर्स और ओल्डर देन हैज़ राइट टू वोट, यानी कि 18+ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, सब इक्वल रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि रफली द सेम पॉपुलेशन, सब ईच कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक अलग से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम प्रिंसिपल, ठीक है। मिलता है ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, और ये जो है हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन, एनीवन कैन फॉर्म अ पार्टी और कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि कोई भी पार्टी में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन पीरियड की। इलेक्शन गिव सिटीजन द चांस टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज थ्रू फ्री एंड ओपन डिस्कशन। अब देखो, इलेक्शन क्या करता है, सिटीजन्स को एक चांस देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए फ्री एंड ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल कैंपेन रन फॉर 2 weeks बिटवीन कैंडिडेट अनाउंसमेंट एंड पोलिंग डे। देखो, एक ये होता है जिस दिन मतलब 2 weeks बिटवीन कैंडिडेट अनाउंस एंड पोलिंग डे, यानी कि 2 हफ्ते पहले जो है अनाउंस कर दिया जाता है कि मतलब ये इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन जो होते हैं आपके फ्री एंड ओपन डिस्कशन होता है उससे पहले। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट मीट वोटर्स। इस दौरान जो कैंडिडेट होते हैं वो वोटर्स से मिलते हैं। लीडर्स एड्रेस रैलीज एंड पार्टीज मोबिलाइज सपोर्टर्स। अब वो क्या करते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पानी देंगे, वॉटेवर। मीडिया कवरेज इंटेंसिफाई विद इलेक्शन स्टोरीज एंड डिबेट्स, और जो मीडिया वगैरह होती है वहाँ पर इलेक्शन स्टोरीज दिखाई जाती हैं, उनके बीच डिबेट्स दिखाया जाता है। तो इस तरह से वो लोग अपने आप को इस पीरियड में इंगेज रखते हैं अपने आप को जीतने के लिए। हिस्टोरिक कैंपेन स्लोगन। अब कुछ हिस्टोरिक स्लोगन हैं, जैसे कि हम 1971 की बात करें तो एक स्लोगन लेकर आया गया था, गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी ने लेड किया था। उस टाइम पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो इंदिरा गांधी एक स्लोगन लेकर आई, गरीबी हटाओ। तो लोगों ने इस बेसिस पर इंदिरा गांधी को वोट दिया था। रिमूव पॉवर्टी एंड रीओरिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा, 1977 में सेव डेमोक्रेसी, जो कि जनता पार्टी ने, जिसका नाम आप लोग एक भारतीय जनता पार्टी से जानते हो, पहले इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं था, जनता पार्टी था। तो ये जनता पार्टी के अंडर एक आता था जयप्रकाश नारायण, उसने ये वो दिया था स्लोगन, सेव डेमोक्रेसी। मतलब ये क्यों दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जो अभी आपके टॉपिक का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जिसमें डेमोक्रेसी की थोड़ी सी मतलब उसमें डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई थी, थोड़ा सा डेमोक्रेसी से वो हटके था, इसीलिए इसने सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था।
मतलब स्लोगन दिया था। उसके बाद 1977 में ही लैंड टू द टिलर ये दिया गया था। लेफ्ट फ्रंट स्लोगन इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन फोकस्ड एंड एग्रेरियन रिफॉर्म। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में लैंड को सेव करने के लिए दिया गया था। उसके बाद 1983 में एक स्लोगन आया था, प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। एंटी रामा राव तेलुगु देशम पार्टी, इनकी पार्टी का नाम था तेलुगु देशम पार्टी, अपील टू रीजनल प्राइड इन आंध्र प्रदेश। इन्होंने आंध्र प्रदेश में मतलब ये वो स्लोगन दिया था, प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करो। तो ये बेसिकली ये जो स्लोगन्स होते हैं ये लोगों को एक जागरूक करने के लिए कि आप इस पार्टी में कब तक रहते रहोगे, अब इधर आओ, मतलब अब आपको हम ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से होते हैं। उसके बाद कंपेन रेगुलेशंस, सबसे पहले लीगल प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशन मतलब जिस पर स्ट्रिक्टली वार्निंग हो। तो नो ब्रिबिंग और थ्रेटिंग वोटर्स, यानी कि आप वोटर्स को धमका नहीं सकते, उनसे ज़बरदस्ती वोट नहीं ले सकते। नो अपील्स बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भी आप वोट नहीं ले सकते कि आप अगर मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को बोलें कि हम आपके उसके हैं, आप हमें वोट दे दो, या हम आपकी कास्ट के हैं, तो आप कोई अपील नहीं कर सकते। नो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स आप वोट लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और जो आप वोट पर खर्चा कर सकते हो उसकी भी लिमिट है, 25 लाख लोकसभा इलेक्शन के लिए और 10 लाख असेंबली के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध खर्चा कर रहे हो। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो नो कंपेनिंग एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि आप वर्शिप के प्लेसेस पर ये चीज़ कंपेन नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते हो, या गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। मिनिस्टर कैन नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स और मेक, यानी कि मिनिस्टर जो है वो फाउंडेशंस और स्टोन्स वगैरह ये सब पॉलिसी अनाउंसमेंट आफ्टर इलेक्शन अनाउंसमेंट, मतलब कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। ठीक है, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले तक आप बना सकते हो, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई भी मिनिस्टर किसी तरह की पॉलिसी नहीं बना सकता है। वायलेशन कैन रिजल्ट इन इलेक्शन रिजेक्शन बाय कोर्ट इवन आफ्टर विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री के बाद भी आप जो है इलेक्शन को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, वायलेशन कैन रिजल्ट इन, मतलब अगर वायलेशन हो रहा है और आप विक्ट्री, आप जीत गए, तब भी आपके जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि किसी भी तरह का वायलेशन वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोलिंग डे प्रोसेस, यानी कि जिस दिन ये मतलब वो होता है इलेक्शन, वोट डालते हैं, तो सबसे पहले वोटर वेरिफिकेशन, वोटर्स की वेरिफिकेशन होती है कि आप जो है अपने सही पोलिंग बूथ पर आए हो या नहीं आए हो। यूजुअली ये स्कूल्स में या गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। उस दिन संडे होता है या फिर बच्चों की छुट्टी रखी जाती है, वैसे एज यूजुअल संडे होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आपको जो है एक अपना आइडेंटिफिकेशन, इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई वोटर्स एंड मार्क देयर फिंगर्स बिफोर अलाउिंग देम टू कास्ट वोट्स, यानी कि जब वोट डाला जाता है तो हमारी फिंगर पे ये ब्लू कलर का वो लगा दिया जाता है, जिससे आप जो है दोबारा वोट नहीं डाल सके। ठीक, और वो काफ़ी दिनों में हटता है। उसके बाद फेयर वोटिंग, वोटिंग जो होती है वो फ्रंट बिल्कुल फेयर होती है, सिट्स इनसाइड द बूथ टू इंश्योर फेयर वोटिंग प्रैक्टिसेस। हर एक एजेंट बैठा होता है, हर एक कैंडिडेट मतलब जहाँ पे भी वोट डालता है वहाँ पर। उसके बाद लास्ट हमारा है, आर इलेक्शन टू एक्सपेंसिव, क्या इलेक्शन एक्सपेंसिव होते हैं? देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 2014 की अगर हम बात करें तो 3500 रुपीज़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे। करोड़ स्पेंडिंग कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन अबाउट ₹40 पर वोटर, यानी कि एक वोटर पे 40 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस स्पेंड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंबाइंड, टोटल इलेक्शन कॉस्ट जो आई थी वो आपकी रफली 500 पर वोटर आई थी, यानी कि 30,000 रुपये टोटल इलेक्शन कॉस्ट आई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरिजन विद अदर एक्सपेंडिचर, 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस 2005, 3,000 करोड़ ईच। कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली 2010, अराउंड 20,000 करोड़। देखो, हमारे दिल्ली में, हमारे इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम जो है वो हुए थे। डेफिनेटली उस टाइम पर आप लोग बहुत छोटे हो गए, उस टाइम पर 20,000 करोड़ का खर्च आया था। ठीक है, गवर्नमेंट का। और इसके अलावा फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3,000 करोड़ का खर्च आया था। ठीक है, तो जो इलेक्शंस होते हैं
उसके अकॉर्डिंग उतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी के अगर हम कंपैरिजन करें तो बाकी के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्शन उतने एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी बुक की लैंग्वेज की। बट अगर रियलिटी को आप देखें तो रियलिटी इससे थोड़ा सा अलग है। बहुत सारा अगर हम बात करें तो करप्शन भी है, बहुत सारे कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर भी चीज़ें होती हैं। बट आज अगर आप बुक की बात करें तो हाँ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, बट रियलिटी में ये बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो कि बुक से एकदम अलग होती हैं, जिसको हम बुक से रिलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें तो खैर बुक के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट 3 भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाकी के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।